कंसंट्रेशन टर्म्स है वो कहां कहां पर अपने यूज होने वाला है 11th और 12th दोनों दोनों ईयर के अंदर कई ऐसे टॉपिक्स है जहां पर ये कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज्यादा नीडफुल होगा। मैं जैसे बता रहा हूं ध्यान से समझ लोगे, आप बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हो चाहे बाकी सारे बच्चे उसमें अटकते हो। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बाकी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन अगर वो देख लेते हैं तो। बहुत ही बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर भी अपन जो है परसेंटेज वेट बाय वेट कर चुके थे। एक बार वापस से रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। जैसे हमने सॉल्यूशन की बात करी थी, जो सॉल्यूशन था वो क्या बोला था अपन ने, क्या होता है ये? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है ये? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अपन ने इसको कैसे डिवाइड किया था? नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर अपन ने इसको बोला था सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अपने पास में ये था। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारे पास में ये रिलेशन था। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर अपन ने क्या क्या बोला था? जैसे बाइनरी सॉल्यूशन था। बाइनरी कब बोलोगे? जब कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। टर्नरी कब बोलोगे? जब कितने कंपोनेंट होंगे? तीन कंपोनेंट होंगे। एंड सो ऑन। जो बाइनरी सॉल्यूशन था उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बनाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये क्या बनाता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम कैसे डिसाइड करें? जो कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। आपको कभी भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। फिर भी अपने को पता होना चाहिए जो कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। और जो कंपैरेटिवली मोर अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। कभी भी अगर एक्वस सॉल्यूशन अगर बोला जाएगा तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है दैट सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्वेंट इज वाटर। इसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन को अपन किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं? सॉल्यूट के बेसिस पर डिफाइन करते हैं या फिर सॉल्वेंट के बेसिस पर डिफाइन करते हैं? किसके बेसिस पर अपन डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे कितनी ही बार अपन ऐसा बोलते हैं कि जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो अपन किसी के भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपन उसमें सॉल्यूट का नाम पहले लेते हैं। आप स्कूल टाइम पर लैब में अगर गए हो केमिस्ट्री की लैब के अंदर तो वहां पर बीकर रखे हुए होते हैं और उनके ऊपर लिखा होता है जैसे किसके ऊपर HCl 0.1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन। तो जिसके नाम से सॉल्यूशन होता है ना एक्चुअल में वो सॉल्यूट होता है। तो मतलब कभी भी जो सॉल्यूशन होता है वो किसके बेसिस पर डिफाइन होता है? सॉल्यूट के बेसिस पर। तो मैं ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आगे से अगर कहीं पर भी लिखा हुआ होगा कि H2SO4 का सॉल्यूशन है या फिर HCl का सॉल्यूशन है, तो जिसके नाम से वो सॉल्यूशन बोला जाएगा उसी को अपन किसकी तरह ट्रीट करने वाले हैं? सॉल्यूट की तरह। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो कि फ्रूटी है या फिर कोई भी आपके पास एक सॉल्यूशन फ्रूटी है फॉर एग्जांपल। तो फ्रूटी का टेस्ट ऐसा तो कभी होता नहीं है कि भाई आपकी सिटी के अंदर टेस्ट अलग है और किसी दूसरी सिटी में टेस्ट अलग होगा। या कोई भी सॉल्यूशन हो गया, कोई कोल्ड ड्रिंक ही हो गई फॉर एग्जांपल। ऐसा थोड़ी होता है कि कोल्ड ड्रिंक आप कोका कोला पी रहे हो तो यहाँ पर टेस्ट अलग है और कहीं और पियोगे तो टेस्ट अलग हो जाएगा। इंडिया में आप ऐसा कुछ बोलते हो क्या कि नहीं मम्मी आप वहां घूमने जा रहे हो, एक काम करना वहां से फ्रूटी ले आना, मुझे उस सिटी की फ्रूटी अच्छी लगती है? नहीं, क्योंकि टेस्ट सेम है। टेस्ट सेम है। क्यों टेस्ट सेम है? इतनी बड़ी फैक्ट्री है। घर में अगर खाना बनाते हैं अपन तो घर में खाना बनाने में भी कभी प्लस माइनस हो जाता है। हो जाता है कभी ना कभी, कुछ नमक तेज हो गया हो, कभी नमक कम रह गया हो। तो हालांकि अपने को पूरा प्रोसेस पता होता है मगर उसमें भी 100% परफेक्शन नहीं आता। मगर वो तो इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी के अंदर, एक सेकंड वेट करना।
अब इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खोल रखी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई वो टेस्ट में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो वो कंपोजिशन फिक्स करके रखते हैं कि भाई आप ये जो अपने पास कंपोजिशन है इसमें ये चीजें मिलानी है, तो इसमें इतने ग्राम के साथ ये इतना ग्राम मिलना चाहिए, इसमें इतने ग्राम के साथ ये इतना ग्राम मिलना चाहिए। तो अपन ये जो कैलकुलेशन है कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होना चाहिए, इस कैलकुलेशन को अपन कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सब बताने वाली है कि पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। बस उस अमाउंट को बताने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मेरे पास है सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट। जब परसेंटेज वेट बाय वेट आपने पढ़ा था, तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा था, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास। और किसका मास? इसको अपन लिख सकते हैं, ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। और साथ में क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, इसी के लिए क्या लिखोगे आप? इनटू 100। ये मैं आपको बता चुका था। रीड करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने अगर बोल दिया कि 10% वेट बाय वेट, या 10% बाय मास भी बोल सकते हैं, 10% वेट बाय वेट, मैंने अगर बोल दिया ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, मैंने बोल दिया 10% बाय मास या फिर 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, तो कैसे रिलेट करोगे? तो पहले तो देखो किसको किससे रिलेट करने वाले हैं। वेट को वेट से रिलेट करने वाले हैं। किसके वेट को किसके वेट से? सॉल्यूट के वेट को सॉल्यूशन के वेट से। इसका मतलब मैं इसको रीड कैसे करूंगा? इसका मतलब मैं इसको रीड कैसे करूंगा? मैं इसको रीड करूंगा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसी में, चलो ये ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन जो है, इसी में मुझे बताओ सबसे पहली बात तो सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज है। और सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। कैसे पता लगा? क्योंकि एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या हो चुका है? वाटर हो चुका है। समझ में आ गई बात? तो 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक अपन कर चुके। क्वेश्चन दिया था क्या इसका मैंने? क्वेश्चन दिया था क्या? चलो क्वेश्चन लिखो। फिफ्टीन ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is present in 60 gram of water. Calculate percentage by mass. Calculate percentage by mass.
अब कितने बच्चों ने सिली मिस्टेक की? चलो सिंपल सी चीज मुझे बताओ, मुझे परसेंटेज बाय मास निकालना है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। ऊपर किसका वेट आएगा? सॉल्यूट का, यानी कि मैंने लिख दिया 15 ग्राम। नीचे क्या लिखूं? नीचे 60 लिखूं या 60 + 15 लिखूं? 60 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर तो क्या था? सॉल्वेंट था। नीचे सॉल्वेंट का मास लिखना चाहिए या सॉल्यूशन का मास लिखना चाहिए? सॉल्यूशन का मास लिखना चाहिए। तो कई बच्चों ने क्या किया, सीधे 60 लिख दिया, ये भी नहीं सोचा कि वो सॉल्वेंट था या फिर सॉल्यूशन था। बार बार फॉर्मूले में अपन बोलते हैं कि नीचे क्या आना चाहिए? सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन तो तब बनेगा ना जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करो। इसी के लिए बोलता हूं कि ज्यादा स्मार्ट नहीं बने, अपन ध्यान से देखें एक चीज को। तो यहाँ पर 60 + 15 × 100 कैलकुलेट कर लेना, तो इट विल कम आउट टू बी 15 × 100/75। 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ओवरऑल आना चाहिए 20%। दिस इज द आंसर। जबकि 25% आंसर कर रहे थे कई बच्चे, तो जिनका भी 25% आ रहा था उन्होंने सीधे 60 पुट कर दिया नीचे। समझ में आ गई बात? तो गलती से भी अगर 60 पुट कर दिया तो मतलब आपने क्या कर दिया? सिली मिस्टेक कर दी। एक और क्वेश्चन दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 present in 20 gram of 15% by mass H2SO4 सॉल्यूशन। चलो ये सॉल्व करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके पास है, आपको ढूंढना है कि क्या वैल्यू किसके लिए गिवन है। तो 15% बोल दिया, मतलब मुझे परसेंटेज की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4, मतलब सॉल्यूट का मास पूछा है। प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास 20 ग्राम गिवन। तो मतलब बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। मतलब 15 इज इक्वल टू, सॉल्यूट नहीं पता तो x मान लेता हूं, सॉल्यूशन 20 ग्राम है, इनटू 100 कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब मास ऑफ H2SO4 इज कमिंग आउट टू बी 3 ग्राम। 3 ग्राम आना चाहिए, यही आ रहा है। अगली कंसंट्रेशन टर्म की तरफ मूव करते हैं अपन, जिसका नाम है परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उन सब में एक कॉमन बात है। क्या कॉमन है? अब हर बार सॉल्यूट को सॉल्यूशन से रिलेट करने वाले। अब सॉल्यूट को सॉल्यूशन से रिलेट कर रहे हैं तो देखो, पहले परसेंटेज W/W था, तो ऊपर W नीचे W। और सॉल्यूट को सॉल्यूशन से रिलेट कर रहे हो, मतलब नीचे सॉल्यूशन ऊपर सॉल्यूट। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? ऊपर सॉल्यूट और नीचे क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। तो मतलब इसको अगर अपन रिलेट करते हैं या लिखते हैं तो इसका रिलेशन क्या है? ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मगर इस बार नीचे क्या आएगा? इस बार आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
जब अपन इस कंसेंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं तो यूनिट का खास ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। मास शुड बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम एंड वॉल्यूम शुड बी इन टर्म्स ऑफ ml। अपन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसी के लिए अपन को साथ में और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 100। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि जितना भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें से सॉल्यूट का मास कितना प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा मैं आपको पहले बताया था कि जो ज्यादा जरूरी होता है वो होता है कि उसको रीड कैसे करें। रीड करना ज्यादा जरूरी होता है कि रीड कैसे करें। तो रीड करने के लिए एग्जाम्पल में ले रहा हूं एक। अगर मैंने लिखा 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, तो बताओ कैसे रीड करेंगे। दीपक बार बार टाइप किए जा रहा है, मेरा भाई दीपक, दीपक कुमार सिंह बार बार टाइप कर रहा है नॉन स्टॉप। सर वाई नॉट केजी पर लीटर, केजी पर लीटर, केजी पर लीटर, केजी पर लीटर, 6 बार लिखा उसने। 6 भी नहीं, 1 2 3 6 बार, हाँ 6 बार लिखा है मेरे भाई। मेरे भाई एक बात बता, लैब में कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करवाते हो तो कैसे करवाते हो आप मुझे बताओ। लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करवाते हो तो टेस्ट ट्यूब में करवाते हो, फिर सिंटेक्स की एक टंकी लेते हो और उसमें सॉल्यूशन तैयार करते हो। मेरे भाई आपके हाथ में होती है टेस्ट ट्यूब, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप किसी सब्सटेंस का किसी सब्सटेंस का इस तरीके से मिक्स करते हो, फिर कंपोजिशन तैयार होता है। ऐसा नहीं होता कि सिंटेक्स की टंकी ली, उसके अंदर अपन ने हजारों लीटर एक चीज ली और उसमें कुछ किलो के अंदर भर भर के अपन ने अंदर उसके अंदर कुछ चीजें डाल दी, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया कि हाँ भाई मुझे पूरे मकान की पुताई करनी है। मेरे भाई आप कंपोजिशन तैयार कर रहे हो, आपको पता है कि भाई मैंने एक बार अगर ml में कैलकुलेट कर लिया तो मल्टीपल करके केजी में भी आ जाएगा, लीटर में भी आ जाएगा, है मेरे भाई। तो ये रीजन है इसका कि जनरली अपन क्या करते हैं, ग्राम पर ml में ले लेते हैं और उसके बाद अमाउंट ज्यादा भी लेना हो तो रिलेशन तो वही आता है अपने पास। अब मुझे बता दे, 100 ml में 10 ग्राम डाला तो 1 लीटर में कितना होगा, 10 10 बढ़ाते ना। 100 ml में 10 ग्राम है सोल्यूट, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml में कितना, 100 ग्राम। तो वो तो मल्टीपल कर सकते हैं, कैलकुलेशन है सिंपल सी। तो ये लैब के स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो अपन यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंटेक्स की टंकी लेते हैं, एक बड़ा सा घोल बनाते हैं अपन उसके अंदर और पूरा भंडारा करते हैं और आसपास के सारे लोगों को बुला के अपन बांटते हैं, लो सॉल्यूशन लो सॉल्यूशन लो सॉल्यूशन। समझ में आई मेरे भाई, है ना। तो कोई चीज अगर बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस भेजे जाए भेजे जाए भेजे जाए। चलो बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये काम करता है, रीड कैसे करेंगे ये बताओ। बिल्कुल सही, इसका मतलब होगा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ml of solution. 10 gram of glucose is present in 100 ml of solution. बिल्कुल सही, मेरे सारे भाइयों ने बहुत सही तरीके से लिखा है। अच्छा मुझे बताओ, अब मेरे भाइयों अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह है कि मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा तो कितना आता। वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ तो कितना आता। मेरे भाई प्रशांत ने आंसर किया है 90 ml। बहुत सही जवाब। मास आजकल ml में आने लग गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पूछा मास से आंसर ml में करेंगे हम, बहुत सही बहुत सही। बहुत सारे बच्चों ने ml में आंसर किया, वेरी गुड वेरी गुड। मास पूछा है ml में आंसर कर रहे हैं मेरे भाई। आज सुबह सुबह क्या खाया था बेटा, ये रात को क्या किया था बेटा, जो इस तरह के जवाब आप लोग दे रहे हो।
अब कई लोगों ने आंसर किया है 90। बिल्कुल सही बात, कैसे करेंगे मेरे भाई? 100 ml में से 10 ग्राम माइनस कर दिया मेरे कुछ भाइयों ने और 90 ग्राम बता दिया। यही किया है ना? तो इसका मतलब आज से तो अपन ने फिजिक्स की भी ऐसी की तैसी कर दी। क्या ये सुना है कभी कि कभी भी अगर अपन किसी को प्लस या माइनस करते हैं तो सेम यूनिट में होना चाहिए? मास को मास में से ही प्लस माइनस करोगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम में से ही करोगे। तो ये जितने भी मेरे भाई लोग 90 ग्राम यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, मुझे बताओ क्या वॉल्यूम को मास में से माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते मेरे भाई, नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल मत कर देना तुम लोग। तो मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि कुछ लोग पूछना है, मैंने कुछ पूछा तो आंसर तो कैसे भी करना है, तो सीधे फटाफट 100 माइनस 10 कर दिया और सीधे 90 कर दिया। ध्यान रखना, सेम यूनिट वाले को ही प्लस माइनस कर सकते हो आपस में। चलो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैंने अगर आपसे पूछा 15% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, 15% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, तो बताओ मेरे भाइयों कैसे रीड करेंगे इसको? फिफ्टीन ग्राम ऑफ यूरिया is present in 100 ml of solution। अच्छा कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर फिर ये पहले वाले का आंसर क्या आएगा? तो बेटा आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मास निकालना है, डेंसिटी की मदद या जरूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो बात का पार्ट है, पर एटलीस्ट ये तो बिल्कुल मत कर देना कि वॉल्यूम था, वॉल्यूम में से मास माइनस किया और मास बता दिया। तो इसलिए मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने को, ठीक है? तो इसको कैसे रीड किया? 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, if 9.8 gram of NaOH is present, 9.8 gram of NaOH is present in 200 ml of solution, then express this in terms of percentage W by V। करो कैलकुलेट, लग जाओ काम पर। Percentage W by V, it is equal to weight of solute 9.8 gram, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml into 100, 4.9% W by V आना चाहिए, 4.9% ये आना चाहिए आंसर। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज V by V। अब मुझे बताओ परसेंटेज V by V, हर बार अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर क्या आ रहा है सॉल्यूट, नीचे क्या आ रहा है सॉल्यूशन। जो वेट बाय वेट था तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन।
जब वेट बाय वॉल्यूम था तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू 100। एग्जाम्पल, अच्छा वॉल्यूम यहां पर किस में लेंगे, ऊपर भी एमएल में, नीचे भी एमएल में, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, तो बताओ कैसे रीड करेंगे। आप इसको बोलोगे 10 ml of ethanol is present in 100 ml of solution। 10 ml of ethanol is present in 100 ml of solution। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, टेन ml of ethanol is present in 70 ml of water, determine its percentage V by V। करो सॉल्व। मेरे कुछ भाइयों की कैलकुलेशन बहुत ही खराब है, ये मुझे देखने को मिल रहा है। उनको बेहद जरूरत है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में और ज्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने मोबाइल की जगह अपने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे टाइम ज्यादा दो। तो देखते हैं, परसेंटेज V बाय V, ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, यानी कि 10 + 70 लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं लिख सकता हूं कि यूनिट सेम है। तो मतलब ये यूनिट सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसके बराबर सॉल्यूशन है। तो 70 ml सिर्फ वाटर था, हमें सॉल्यूशन लिखना था तो सॉल्यूट भी ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि परसेंटेज से लिए और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 100। तो कैलकुलेट करके देख लेना, द आंसर शुड कम आउट टू बी 12.5%। दिस शुड बी द आंसर, 12.5% V बाय V। अब जावेद पूछ रहा है सर इसमें 10 क्यों ऐड किया। बेटा नीचे किसका वॉल्यूम लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन का। पर तो क्वेश्चन को वापस से पढ़, 10 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 70 ml ऑफ वाटर। 70 ml तो केवल वाटर था मेरे भाई, सॉल्यूशन लिखना था। सिर्फ वाटर की बात कर रहे हो तो वो तो सॉल्वेंट है ना,
तो सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी कि 70 प्लस 10 80। ठीक है, अब मूव करते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म की तरफ जिसका नाम है मोलैरिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है ये। मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है वो अपन लिखते हैं। इसको ध्यान से समझ लो। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution. It is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. अब इसमें एक चीज अगर अपन ऑब्जर्व करें, पहले आपके पास वेट बाय वेट था, मतलब 2 बार मास था, मास को मास से रिलेट किया था। वेट बाय वॉल्यूम था तो मास को वॉल्यूम से रिलेट किया था। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था तो मतलब वॉल्यूम को वॉल्यूम से रिलेट किया था। मगर इस बार आप देखो किसको किससे रिलेट करेंगे अपन। आपके पास क्या है यहाँ पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा उसमें आप किसको किससे रिलेट करने वाले हो, मोल को वॉल्यूम से रिलेट करने वाले। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन जिससे अपन को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्या है मोलैरिटी, पहली बात तो वापस से बोल देता हूँ। मोलैरिटी आप मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो। मोलैरिटी क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, मोलैरिटी में मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो। और किसके मोल है, ये वो मोल है जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उसको आप क्या बोल रहे हो, मोलैरिटी। एग्जांपल लिया मैंने, मान लो कि 2 लीटर सॉल्यूशन था और उस 2 लीटर सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के 5 मोल ऐड कर चुके थे। सॉल्यूट के कितने मोल ऐड कर चुके थे, 5 मोल। अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो मोलैरिटी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो विद रेस्पेक्ट टू 1 लीटर सॉल्यूशन होगी। 1 लीटर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही मोलैरिटी होगी। तो देखो 2 लीटर के रेस्पेक्ट में 5 मोल, तो 1 लीटर के रेस्पेक्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ, 5/2। ये मोल्स आ गए हमारे पास में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी को मैं क्या बोलूंगा, मोलैरिटी। क्योंकि मोलैरिटी डेफिनेशन से क्या समझ में आ रही है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल प्रेजेंट होंगे वही मोलैरिटी होगी। चलो फिर एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं अपन। इसका फॉर्मूला अगर अपन कंक्लूड करें तो देखते हैं क्या आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर 5 लिखा है मैंने, मुझे पता ऊपर 5 मतलब 5 क्या था, क्या मैं बोल सकता हूं कि ऊपर आपने लिखे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे 2 लिखा है आपने, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इंटू 100 करेंगे, क्या इंटू 100 नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर परसेंट का टर्म यूज होता ना तो इंटू 100 करते, मगर यहाँ परसेंट का टर्म यूज ही नहीं है, इसका मतलब हम इंटू 100 नहीं करेंगे। तो मतलब सीधा हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेयर वॉल्यूम शुड बी इन टर्म्स ऑफ, वॉल्यूम शुड बी इन टर्म्स ऑफ, देखो वॉल्यूम किस में लिया अपन ने, वॉल्यूम वाज इन टर्म्स ऑफ लीटर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम आपको एमएल में गिवन, पर फॉर्मूले में हमेशा लीटर में पुट करना पड़ेगा। तो इन केस अगर आप इतना सा भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो कि सर हमें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है सीधे हम उसको पुट करें, तो बेटा आप ये भी लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर एमएल में लिख रहे हो तो सीधे ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से। कैसे, देख लो एमएल लीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो मिली की वैल्यू लिखोगे 10⁻³ जो नीचे 10⁻³ होगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1000। अच्छा और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हो आप मास अपॉन मोलर मास इनटू मास अपॉन मोलर मास, ये वॉल्यूम, ये हमारे पास में और रिलेशन आ गया। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं इतने सारे फॉर्मूले लिखता जा रहा हूँ, फॉर्मूला तो एक ही था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बाकी की चीजें तो हमने सिर्फ उसे डराइव की हैं। तो ये मत सोचना कि मोलैरिटी के सर ने 3 फॉर्मूले लिखवा दिए या फिर 2 फॉर्मूले लिखवा दिए, भाई फॉर्मूला तो एक ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
और बाकी चीजें सिर्फ उससे मैंने डराइव की हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमारा है। अब इसकी यूनिट क्या है पहले तो ये बताओ आप, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी इसकी बताओ। मोल तो खुद एक यूनिट है। अरे, मनन बोल रहा है यूनिटलेस, कमल बोल रहा है यूनिटलेस। मेरे भाई, यूनिटलेस तब होता है जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम यूनिट हो। क्या मोल और वॉल्यूम दोनों सेम यूनिट के होते हैं क्या? कुछ भी बोलते हो बिना सोचे समझे। तो ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम, और वॉल्यूम पे किस में, लीटर में। इसका मतलब मैं यूनिट अगर लिखूंगा तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। मगर इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। आप इसको कैपिटल एम से भी बोल सकते हो, या फिर अपन इसको मोलर के थ्रू भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने आंसर कैलकुलेट किया और कैलकुलेट होके मान लो आंसर 3 आया, तो आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 3 मोल पर लीटर भी बोल सकते हो, 3 एम भी बोल सकते हो, या 3 मोलर भी बोल सकते हो। ये मान लो किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 5 मोलर सॉल्यूशन, और ये बहुत कॉमनली यूज टर्म है, जैसे 5 मोलर सॉल्यूशन। तो अगर 5 मोलर सॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब मोलैरिटी कितनी हो गई, 5 हो गई हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें जैसा रीड करना हम पहले सीखते थे, बिल्कुल वैसे सीखने की कोशिश करते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे अगर मैंने बोला 0.1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, 0.1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन। अब बताओ इसको कैसे रीड करेंगे। भाई पहले तो परसेंट की बात कर रहे थे तो 100 से रिलेट कर रहे थे। अब 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो 0.1 तो तब आएगा ना जब ऊपर वाली वैल्यू 0.1 और नीचे वाली वैल्यू 1। जब ऊपर वाली वैल्यू 0.1 और नीचे वाली वैल्यू 1 होगी, तभी तो कैलकुलेशन 0.1 आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोल कितने, 0.1 कब, जब वॉल्यूम कितना लिया था, 1 लीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स 0.1 moles of HCl are present in 1 liter solution। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू था मोलैरिटी का, वही मोल्स की जगह आ गया। एक और बार मैं पूछता हूं, मैंने बोला 2 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। अब बताओ इसको कैसे रीड करूं। इसको मैं बोल सकता हूं 2 moles of H2SO4 are present in 1 liter of solution। अब एक काम करो, इसको दोबारा से समझो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
देखो इधर, समझ में आ गया? ये एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, सुमित आनंद, बता देता हूँ बेटा तेरे को, समझ नहीं आया तो तेरे को मोलैरिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया तेरे को? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस यही तो लिखा है मैंने। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम एमएल में है तो एमएल से लीटर में कन्वर्ट करने पर ये इनटू 1000 आएगा। और अगर इसी में सॉल्यूट के मोल को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो मास बाय मोलर मास लिखना चाहिए, तो वही चीज अपने पास वापस से आ गई। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं अपन? मोल पर लीटर, मोलर या फिर मोल कैपिटल एम, इस तरीके से लिख सकते हैं। 0.1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन रीड कैसे करेंगे? 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, फॉर्मूला देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं हर बार इसी तरीके से समझाने वाला हूं, ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 0.1 आई है कैलकुलेट हो, तो 0.1 तो तब आएगा ना जब ऊपर वाली वैल्यू 0.1 और नीचे वाली वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊपर वाली 0.1, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कमिंग आउट टू बी 1 लीटर। इसी तरीके से जब मैं 2 मोलर को बोला तो 2 मोलर क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, कैसे लिखा? मोलैरिटी 2 मोलर आ गई, तो 2 कैसा आया, ऊपर 2 मोल और नीचे 1 लीटर। भाई अगर क्वेश्चन में डाटा गिवन है तो ठीक है, और नहीं गिवन है तो अपन ऐसे रीड करेंगे। तो इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस रेशियो में आपस में प्रेजेंट है। अब एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन अपन करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? फाइंड आउट molarity of solution in which 4 moles of solute are dissolved in 500 ml of solution। सॉल्व करो। तो कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में गिवन है तो ऊपर 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 8 मोल पर लीटर बोल दो, 8 मोलर बोल दो, या फिर 8 कैपिटल एम बोल दो, एक ही बात। ये हमारे पास में इसका रिलेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है ना, वो कुछ नाम से गिवन होती है।
ठीक है। जैसे हो सकता है कभी आपको बोला जाए डेसी मोलर, कभी भी डेसी मोलर अगर लिखा हो ना, इसका मतलब होता है m/2। या डेसी मोलर गिवन नहीं भी है और अगर सिर्फ m/2 भी अगर गिवन है, तो अपन इसको 1/2 m की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि 0.5 मोलर हो गया। ठीक है ना, m/2 मतलब 1/2 m यानी कि 0.5 मोलर। समझ लो, आज डाउट आता है, बाद में पूछोगे नहीं बताऊंगा। इसी तरीके से अगर, सॉरी, ये अपने पास में होता है सेमी मोलर। इसी तरीके से अगर डेसी मोलर होता है, तो डेसी मोलर अपन लिखते हैं m/10, यानी कि 1/10 m, यानी कि 0.1 मोलर। इसी तरीके से अगर मान लो कि मिली मोलर लिखा है, तो मिली मोलर का मतलब हो जाता है m/1000, यानी कि 1/1000 m, यानी कि मोलैरिटी आपको गिवन है 0.001 मोलर। ठीक है ना, तो ये डेसी मोलर, सेंटी मोलर कुछ ऐसा गिवन हो तो अपने को परेशान नहीं होना। अब क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोलैरिटी of find out the molarity of solution in which 4 gram NaOH is dissolved in 200 ml of solution। मेरे भाई मनन, तू NaOH का मोलर मास भी नहीं निकाल सकता क्या? तो कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास बाय मोलर मास 4/40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो क्योंकि ये ml में था इसीलिए ऊपर 1000 चला गया। 0.5 आ रहा है, 0.5 मोलर, ये आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
calculate the molarity of NaOH in its 40% by mass aqueous solution having density 2 ग्राम पर ml। अब ये सॉल्व करके बता। देखो इधर, अब कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। इस क्वेश्चन में डाटा भी गिवन नहीं है कुछ भी, कि भाई ये इतना ग्राम है, ये इतना मास है, कुछ भी गिवन नहीं है। मैं आपको रीड करना सिखाया था ना। रीड करना मैं इसलिए सिखाया था क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसा ये, जिसमें वैल्यूज गिवन नहीं होती। आपको एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन होती है और उससे दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करनी होती है। जब किसी एक कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू किसी दूसरे को कैलकुलेट करना होता है, तो सबसे जरूरी होता है कि अपन उसको रीड करना सीखें। तो सबसे पहले तो रीड करने की कोशिश करते हैं कि अपने को क्या गिवन। हमें क्वेश्चन में गिवन था 40% बाय मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। 40% बाय मास को अगर मैं रीड करूंगा NaOH के लिए, तो मैं इसको बोल सकता हूं 40 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, 40 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कौन है? NaOH है। तो जैसे ही मैंने इस कंसंट्रेशन टर्म को रीड किया ना, वैसे मेरे पास सॉल्यूट का मास है। मुझे कैलकुलेट क्या करना था? मुझे कैलकुलेट करना था मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्वेश्चन आधा तो सॉल्व वैसे ही हो गया, जैसे मैंने कंसंट्रेशन टर्म को रीड किया। जैसे कंसंट्रेशन टर्म रीड की, वैसे मेरे पास सॉल्यूट का मास आ गया, उससे मैं मोल निकाल लूंगा, आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
आपको क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी गिवन है, आपके पास अब सॉल्यूशन का मास भी है। अब हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वॉल्यूम। कैसे आएगा वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी। मास 100 ग्राम, डेंसिटी 2 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम विल कम आउट टू बी 50 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल यानी कि मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम विच इज 50। पर बताओ कि वॉल्यूम ml में पुट करेंगे क्या? नहीं, किस में पुट करेंगे? लीटर में। तो उसी के लिए ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। तो कैलकुलेट करके देख लेना, दिस विल कम आउट टू बी 20। सो द आंसर शुड कम आउट टू बी 20 मोल पर लीटर। 20 मोल पर लीटर अपने पास में इसका आंसर आना चाहिए। दोबारा समझा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं। जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म से किसी दूसरे को कैलकुलेट करने को बोला जाए, सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए, दो चीजें करनी है आपको। सुन लो मेरी बात ध्यान से। योगा किया करो एक तो, मान बिल्कुल डेविएट होते रहते हो, कुछ बोलता हूं तो रुकते भी नहीं हो, और फिर कुछ का कुछ खुद का कुछ सोचते रहते हो, कुछ करते रहते हो। जब भी आपसे एक कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू किसी दूसरे को पूछा जाए, जैसे 40% वेट बाय वेट से मोलैरिटी पूछा गया, दो चीजें करनी है आपको। एक तो कंसंट्रेशन टर्म को रीड करो, और दूसरा जो कैलकुलेट करने को बोला है उसका फॉर्मूला लिखो। तो मैंने कंसंट्रेशन टर्म को रीड किया, और जो मोलैरिटी जो मुझसे पूछी थी मैंने उसका फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा? फॉर्मूला लिखने से आपको पता लगेगा कि भाई मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना। जैसे मुझे सॉल्यूट के मोल चाहिए थे, तो जैसे ही मैंने रीड किया तो मेरे पास सॉल्यूट का मास आ गया, और मास आते मैं उसके मोल निकाल लूंगा, आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तक पहुंचना, यानी सॉल्यूशन के बारे में कुछ पता करना। तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास है, मास से वॉल्यूम डेंसिटी से ही आ सकता है, डेंसिटी उसने दे दी, क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन दू। साहिल बंसल पूछ रहा है सर 100 ग्राम क्यों लिया? तो मेरे भाई शायद तो सो रहा होगा ना, इसीलिए 100 ग्राम ले लिया। जब रीड करना सिखाया था तो कैसे सिखाया था? ये चीज तो पहले भी कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। परसेंटेज में किससे कंपेयर करते हैं? 100 से। अगला सवाल फिर से ट्राई करो। सौरभ 40/40 कैसा है बेटा? 40, एक 40 ऊपर वाला जो था वो मास था, और नीचे वाला जो 40 था वो मोलर मास था। मोल कैलकुलेट करने थे ना। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं दोबारा बताओ। तो देख लो सॉल्यूशन, और जहां डाउट है पहले तो आप मुझे बताओ कहाँ डाउट आया। आदर्श पूछ रहा सर 2 ग्राम कैसे लिया? मेरे भाई सीधे सारी चीजें अच्छे से लिख रखी है मैंने, साफ सुथरे तरीके से। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी होगा। तो मास 100 ग्राम है और डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है, क्वेश्चन में गिवन है। मैंने क्या लिया? सौरभ पूछ रहा है सर NaOH के मोल कहाँ निकाले? मेरे भाई ये क्या था? ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो थे मेरे भाई। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम लिख दिया। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा शिवांग चौहान आप बताओ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? शिवांग चौहान। उल्टे सीधे डाउट तो बहुत सारे आते हैं, काम की चीजें पूछो तो आंसर नहीं आता फटाफट से।
अभी तक गायब है शिवांग चौहान। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। नहीं आता मेरे भाई को, कोई दिक्कत नहीं है, अब याद रखना, HNO3। In its aqueous solution that has 10% by mass, 10% by mass HNO3 and density of solution 6.3 ग्राम पर ml। सॉल्व करो। ये 10 है, 16 ही है ना, ये ध्यान रखने, 10% है, 10%। जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखो, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो कंसंट्रेशन टर्म गिवन है उसको रीड करो, जो दो चीजें मैंने आपको बोला था करने। तो 10% बाय मास मतलब मैं बोल सकता हूं 10 ग्राम HNO3 is present in 100 gram solution। 10 gram HNO3 is present in 100 gram solution। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 बाय 63 इंटू 100। भाई डेंसिटी, एक सेकेंड, ये तो मास था ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर, मास अपॉन डेंसिटी। तो 100 ऊपर डेंसिटी आ जाएगा, डेंसिटी कितना 6.3 इंटू 1000। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल मतलब क्या हो जाता है, मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में होता है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1000 से। तो मैंने वही चीजें पुट की है, देखो 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, ये 10 ग्राम लिख दिया। नीचे मोलर मास आएगा, HNO3 का मोलर मास 63 आ गया। नीचे वॉल्यूम आना चाहिए, तो वॉल्यूम देखो कैसे आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी पुट किया, यानी कि मास 100 ग्राम और डेंसिटी जो कि ऊपर चले गए 6.3। ये वॉल्यूम किस में आ रहा था, ये वॉल्यूम आ रहा था इन टर्म्स ऑफ ml। तो अगर ml में आ रहा है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 1000 से।
तो कैलकुलेट करने पर देख लो कितना आ रहा है आपके पास में। कैलकुलेट करने पर आपके पास ये फाइनली आना चाहिए 100 आना चाहिए आपके पास। नहीं नहीं 1 आना चाहिए 1। देखते ना कितना आएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू ये 10 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 10। तो ये तो हो गया आपके पास 10 मोलर आना चाहिए आपके पास। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं चलो। शॉर्ट ट्रिक है परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कंपेयर करके देखो। जो मैंने ऊपर इस रिलेशन, ये जो अपने पास रिलेशन, इससे कंपेयर करके देखो। ये 10, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 डायरेक्टली अपन ने न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिया परसेंटेज बाय मास का, इंटू 6.3 देखो डेंसिटी की जगह आ रहा है, कैंसिल होके 10 आ गया, नीचे मोलर मास बचा, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो अपने पास ये शॉर्ट ट्रिक आ गया इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ये हो गया हमारे पास क्या, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक दोबारा बताऊं क्या? दोबारा बता देता हूं मेरे भाई। दो मेथड हो गए। एक मेथड तो हो गया ये रेगुलर मेथड, मेथड 1, और एक मेथड हो गया मेथड 2 यानी कि शॉर्ट ट्रिक। पहले मैं रेगुलर मेथड से बता रहा हूं आपको। पहले मैं रेगुलर मेथड से आपको बता रहा हूं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बाद में क्यों बताई? बाद में शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि रेगुलर मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक कितनी याद कर लोगे तो जो काम आएगा वो रेगुलर मेथड आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो चुकी होंगी आपके पास में, जैसे जब नीट का पेपर आप दो, तो हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल जाओ, शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ, तो अपने को रेगुलर मेथड भी आना चाहिए। तो रेगुलर मेथड के लिए मैंने क्या बोला था, दो चीजें करनी है, जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखो, और जो कंसंट्रेशन टर्म गिवन है उसको रीड करो। तो मैंने दोनों चीजें कर दी। मैंने फॉर्मूला लिखा और कंसंट्रेशन टर्म को रीड कर। जैसे मैंने कंसंट्रेशन टर्म को रीड किया, मेरे पास सॉल्यूट का मास आ चुका है और सॉल्यूशन का मास आ चुका है। अब देखो, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास बाय मोलर मास, ये तो हो गया हमारे पास मोल। और नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मास कितना, 10 ग्राम, ये पुट कर दिया। मोलर मास कितना, 63, ये 63 पुट कर दिया, हो गए मोल। अब नीचे क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था। तो वॉल्यूम देखो कैसे आएगा, हमारे पास वॉल्यूम तो है ही नहीं, हमारे पास तो मास है सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम कितना आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो मैंने जहां पर वॉल्यूम पुट करना था वहां पर मास अपॉन डेंसिटी पुट कर दिया, यानी कि मास जो कि 100 ग्राम था अपॉन डेंसिटी जो कि ऊपर चला गया इन 2000। मेथड 1 और मेथड 2, ये अपने पास डायरेक्ट रिलेशन। एक और क्वेश्चन दूं, ट्राई करोगे शॉर्ट ट्रिक से? एक लास्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन मास परसेंट, चलो ये होमवर्क में है क्वेश्चन। डिटरमाइन मास परसेंट ऑफ CH3COOH in its 0.5 molar aqueous solution having density 3 ग्राम पर ml for solution। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन।
चलो ध्यान रखेंगे। शिवांग बेटा कोई नहीं, डाउट है सबके आते हैं। रिवीजन करने हैं, सारे क्वेश्चंस दोबारा करने हैं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।